फिनलैंड की बर्फीली वादियों में वो बर्फ में ऐसे छिप जाता था जैसे कि कोई शेर अपने शिकार की तलाश में जंगल में छिप जाता है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसने कोई खास फौजी ट्रेनिंग ली थी। उसे तो बड़ी आम सी फौजी ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन जब वो मैदान में उतरा तो उसने बड़े बड़े जनरलों और अपने वक्त की सबसे बड़ी फौज के दांत खट्टे कर दिए। वो एक पुरानी राइफल इस्तेमाल करता था और उसका मुकाबला नए जमाने की मशीन गन वाली पूरी फौज से था, लेकिन फिर भी वो पूरी फौज पर अकेला 100 दिन से ज्यादा तक भारी पड़ता रहा और इतने ज्यादा वक्त तक अपनी धरती, अपने वतन से रूसी फौज को पीछे धकेलता रहा। लेकिन वो कौन था और कैसे अकेला ही पूरी फौज पर भारी पड़ता रहा और आखिर में उसके साथ क्या हुआ? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड के मशहूर स्नाइपर यानी शार्प शूटर सिमो हायहा की, और आज हमारे चैनल थ्योवर्स की सीरीज थ्यू पर्सनालिटीज में हम यही कहानी बताने जा रहे हैं। यूरोप के नॉर्थ में एक छोटा सा देश है फिनलैंड। ये बर्फ से ढका हुआ एक खूबसूरत सा देश है जिसके एक तरफ रूस या उस वक्त का सोवियत था और दो तरफ यूरोप के देश, जबकि नॉर्थ की तरफ आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल है। सिमो फिनलैंड के रूस से सटे हुए इलाके विपरी के एक किसान के यहाँ 1905 में पैदा हुए थे और अपने माँ बाप के 8 बच्चों में से 7वें बेटे थे। उनके बाप ने उन्हें अपने गाँव मिएटिला के एक स्कूल में भेज दिया और स्कूल के बाद सिमो अपने माँ बाप के साथ हर किसान बच्चे की तरह खेतों में काम करवाया करते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने फिनिश वॉलेंट्री गार्ड को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने पहली बार अपना निशानेबाजी का हुनर दुनिया को दिखाया और कहते हैं कि अगले 2 साल में उनका घर जीती हुई ट्रॉफियों से भर गया। उसके बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में 1924 में फिनलैंड की मशहूर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी। यहाँ आपको बता दें कि फिनलैंड में हर एक सिटीजन को इस उम्र में 15 महीने की फौजी ट्रेनिंग लेनी होती है। क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है, इसलिए किसी हमले के वक्त सरकार अपने हर एक सिटीजन को एक सोल्जर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सिमो एक शर्मीले इंसान थे और अक्सर लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपनी जवानी की ग्रुप फोटोज में भी वो अक्सर अपने दोस्तों के पीछे खड़े हुए नजर आया करते थे। बताते हैं कि वो 150 मीटर तक की दूरी का अंदाजा 1 मीटर की एक्यूरेसी से बता देते थे और एक बार उन्होंने शूटिंग कंपटीशन में 1 मिनट में 150 मीटर की दूरी पर 16 बार सटीक निशाना लगाया था, जबकि वो एक मैनुअल राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे हर एक बार लोड करना पड़ता है। 1925 से 1939 तक सिमो फिनलैंड आर्मी की रेजिमेंट 34 की 6th कंपनी में शामिल रहे। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी, जिससे पूरे यूरोप का माहौल गर्म होना शुरू हो गया। रूस ही तब के सोवियत यूनियन के डिक्टेटर स्टालिन को खतरा था कि हिटलर शायद पोलैंड के बाद सोवियत में घुस सकता है, इसीलिए उन्होंने फिनलैंड को एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। स्टालिन ने फिनिश सरकार के साथ एक एग्रीमेंट प्रपोज किया जिसमें 3 अहम शर्तें थी, जिनमें से पहली थी कि फिनलैंड इस जंग में न्यूट्रल रहेगा और किसी भी देश को अपनी जमीन सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। दूसरी शर्त में स्टालिन ने डिमांड रखी कि फिनिश आइलैंड हैंको सोवियत को लीज पर दे दिया जाए, जिसे एक नेवल बेस के तौर पर इस्तेमाल करके सोवियत अपनी और अपने मैरीटाइम ट्रैफिक की हिफाजत कर सकता था। तीसरी शर्त में कुछ बॉर्डर एडजस्टमेंट शामिल थे, जिनमें कई अहम शहर फिनलैंड की तरफ से सोवियत को दिए जाने थे, जिससे सोवियत अपने सबसे अहम मिलिट्री बेस कोला पेनिसुला की तरफ जाने वाली सड़क और रेल रोड की हिफाजत मजबूत कर सकता था। इसके साथ कई छोटे बड़े इकोनॉमिक और ट्रेड समझौते इस प्रपोजल में शामिल थे। बदले में सोवियत की तरफ से फिनलैंड को सिक्योरिटी की गारंटी मिलनी थी, जिसके हिसाब से सोवियत कभी भी फिनलैंड पर हमला नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने देगा। लेकिन फिर भी फिनिश सरकार ने इस प्रपोजल को अपने यूरोपियन सपोर्टर देशों के समर्थन में ठुकरा दिया, जिसके बाद आप जानते हैं कि स्टालिन ने फिनलैंड पर एक फुल फ्लेज जंग का ऐलान कर दिया। नवंबर 1939 यानी हिटलर के पोलैंड हमले के 2 महीने बाद स्टालिन की रेड आर्मी फिनलैंड की जमीन पर चढ़ाई और दोनों देशों की मिलिट्री में एक खतरनाक जंग शुरू हो गई। हालांकि सोवियत की रेड आर्मी इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि इस जंग को अक्सर डेविड एंड गोलियात बैटल या शेर और बकरी की जंग कहा जाता है। इस जंग के लिए जब सिमो को मोर्चे पर भेजा जा रहा था तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें उस जमाने की मॉडर्न फिनिश M27 राइफल ऑफर की, जिसे सिविल गार्ड राइफल भी बोला जाता था, लेकिन सिमो ने उसके बजाय एक पुराने मॉडल की राइफल M91 की डिमांड की। वजह यह थी कि M27 नए जमाने की राइफल थी जिसकी फायर पावर बहुत थी, लेकिन ज्यादा पावर होने की वजह से उस
उसकी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी कम थी और ज्यादा फायर पावर होने की वजह से अक्सर सिपाही को एक तकड़ा झटका देती थी जिससे निशाना चूक जाया करता था और साथ ही गर्म होकर खराब भी हो जाती थी। जबकि M91 एक हल्की राइफल थी जिसकी पावर भले ही कम थी लेकिन ये एक भरोसेमंद और सटीक हथियार था। और साथ ही एक वजह ये भी थी कि सिमो की ट्रेनिंग इसी पुरानी राइफल से हुई थी और सिविल गार्ड राइफल उनके लिए नया हथियार थी जिसकी उन्हें आदत नहीं थी। सिमो को सोवियत की रेड आर्मी पर कई बढ़त हासिल थी जिनमें से एक तो ये कि फिनलैंड के बर्फीले मौसम की उन्हें आदत थी और वो पूरे पूरे दिन बर्फ में पड़े रह सकते थे। जबकि रेड आर्मी के कुछ लोग तो बर्फ के आदी थे जबकि कुछ सोवियत के गर्म इलाकों से आए हुए लोग थे जिन्हें -20 से -40 डिग्री की हड्डी कपाने वाली ठंड की आदत ही नहीं थी। दूसरा ये कि सिमो यही के लोकल थे और इस इलाके की जमीन, पहाड़ और जंगल से वाकिफ थे और छुपने और आने जाने की तमाम जगहें उन्हें पता थी। जबकि रेड आर्मी जैसा कि आप जानते हैं इस जमीन पर विदेशी थी और उनके लिए ये रास्ते और जंगल नए थे। साथ ही फिनिश आर्मी बर्फ में ब्लेंड होने के लिए सफेद रंग का स्नो कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करती थी जबकि रेड आर्मी के पास आर्मी की ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म होती थी जिसे बर्फ में आसानी से देखा जा सकता था। अब हुआ ये कि सिमो हया कपड़ों की कई लेयर पहनकर मिशन के लिए निकलते थे और सुबह के अंधेरे में वो बर्फ में खो बनाकर लेट जाते और अपने ऊपर बर्फ की झाड़ियां वगैरह डाल लेते थे जिससे उन्हें देखना लगभग नामुमकिन हो जाता था। साथ ही वो निशाना लगाने के लिए मॉडर्न ऑप्टिकल स्कोप के बजाय आयरन साइट का इस्तेमाल किया करते थे जिसकी एक वजह तो उनकी ट्रेनिंग ही थी और दूसरा ये कि ऑप्टिकल स्कोप धूप में रिफ्लेक्शन पैदा करता है जिससे उन्हें देखना आसान हो जाता है जबकि आयरन साइट में आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। सिमो सर्दी में जमने से बचने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए अपने साथ बिस्किट और कुछ खाने का सामान लेकर आते थे और दिखाई देने से बचने के लिए वो अपनी राइफल तक को बर्फ में ढक देते थे और मुंह से निकलने वाली भाप को रोकने के लिए मुंह में एक बर्फ का छोटा गोला डाल लेते थे और इस तरह पूरे दिन तक बर्फ में लेटे रहते और दुश्मन का इंतजार करते थे। अब होता ये था कि जैसे ही दुश्मन की कोई टुकड़ी उनके सामने आती तो वो अक्सर सबसे आगे वाले जवान का निशाना लगाते और उसके बाद अगर वक्त मिला तो उसके पीछे वाले को और फिर ऐसे ही जब तक मौका मिले तब तक फायर करते वरना वो एक फायर करके शांत हो जाते। और रशियन ये समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये फायर आया कहां से है और छुपना किधर से है और अक्सर इसी कसमकस में कई फौजी सिमो के हत्थे चढ़ जाते थे। जल्दी ही उनके चर्चे फिनिश प्रेस में आम हो गए कि उनका एक इनविजिबल सोल्जर अकेले ही रेड आर्मी पर भारी पड़ रहा है। साथ ही उनके चर्चे रेड आर्मी में भी मशहूर हो गए और रशियन फौजी धीरे धीरे समझने लगे कि सबसे आगे वाला ही सबसे पहले निशाने पर होता है, इसीलिए अक्सर फौजी आगे बढ़ने से डरने लगे जिससे टुकड़ियों का आगे बढ़ना रुक गया। आखिर परेशान होकर रेड आर्मी ने सिमो की तलाश में स्नाइपर तैनात किए लेकिन वो ना तो इस बर्फीले माहौल में सिमो जैसी महारत से छुपना जानते थे और दूसरा वो निशाना लगाने के लिए नए जमाने के ऑप्टिकल स्कोप इस्तेमाल करते थे जिससे निकली चौंध थोड़ी बहुत देर में सिमो की गोली को उनका पता बता ही देती थी। ये सब लगभग 100 दिनों तक चलता रहा और आखिरकार रेड आर्मी ने सिमो की तलाश में जहाँ जहाँ शक होता वहाँ मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी इस उम्मीद में कि शायद कोई गोली सिमो को ढूंढ लेगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिमो के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने 100 दिनों से भी कम वक्त में लगभग 219 फौजियों को मार गिराया जबकि उन्हें बहुत कम घंटों की दौड़ मिलती थी और इसमें वो निशाने शामिल नहीं है जिनमें सिमो के साथ कई और स्नाइपर ने एक साथ एक निशाने पर गोली चलाई थी और ना ही वो मिशन शामिल है जहां सिमो एक टीम को लीड कर रहे थे वरना ये नंबर हो सकता है कि काफी ज्यादा भी हो सकता था। इस सब से वो व्हाइट डेथ या सफेद मौत के नाम से मशहूर हो गए जबकि फिनिश मीडिया उन्हें मैजिकल सोल्जर के नाम से बुलाने लगा। हालांकि रूस आज भी इसे फिनलैंड का वार प्रोपेगेंडा ही कहता है। 6 मार्च 1940 की शाम को एक दिन सिमो अपने कैंप में वापस नहीं पहुंचे तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी तलाश में एक सर्च पार्टी भेजी जिसे वो अगले दिन यानी 7 मार्च की शाम को लगभग मुर्दा हालत में बर्फ में मिले। हुआ दरअसल ये था कि एक रशियन गोली उनके दाहिने जबड़े को उड़ाते हुए निकल गई थी जिससे वो मरे तो नहीं लेकिन सीरियस घायल हो गए। उन्हें आर्मी के अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया जहाँ उन्हें एक हफ्ते बाद 13 मार्च को ठीक उस दिन होश आया जिस दिन फिनलैंड ने स्टालिन के साथ समझौते पर साइन कर दिए जिसकी शर्तें लगभग वही थी जो जंग से पहले रखी गई थी। यानी एक तरीके से कहें तो फिनलैंड ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली थी। सिमो ने कभी अपनी बहादुरी की तारीफ नहीं की और वो अक्सर इसे अपनी सिन लिस्ट यानी गुनाहों की लिस्ट कहा करते थे। ठीक होने के बाद उन्होंने फिर से आर्मी में सर्व करने की मंशा जाहिर की लेकिन उनकी चोट को देखते हुए सरकार ने उन्हें छुट्टी पर ही रखा। उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें कई बड़े बड़े अवार्ड भी मिले और
और उन्हें ऑफिसर पोस्ट पर प्रमोट भी किया गया। साथ ही उन्हें इनाम के तौर पर एक मॉडर्न और लेटेस्ट M2830 राइफल दी गई, जिसके बाद सिमो ने अपनी M91 को सरकारी म्यूजियम में यादगार के तौर पर गिफ्ट में दे दिया। आपको सिमो हायाहाट की कहानी कैसे लगी हमें बताना ना भूलें। लेकिन अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।